हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहे हैं आज की अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी इसके पहले हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, बिहार का सारा हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, उसके बाद पॉलिटी पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा लूसेंट से साइंस पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री भी पढ़े हैं कुछ पार्ट साइंस लूसेंट से, और उसके अलावा बिहार एक परिचय जो मोटी वाली बुक आती है उससे हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, बिहार का सारा कुछ हमने पढ़ा है। तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसको आपको देखने की ज़रूरत है अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और जो फरवरी तक हम लोगों ने स्पर्धा, एसपीडी, इन सब बुक से करंट अफेयर्स किया था बिहार का, और टोटल करंट अफेयर्स किया था। अब उसके बाद चूंकि एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ, बीच में कैंसिल भी हुआ, फिर एक्सटेंड हुआ, तो उसी क्रम में जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से कर रहे हैं। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ में आ रही होगी। हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कैसे पढ़ाई करना है, पीडी को कैसे पढ़ना है, और इसी क्रम में हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किया है अभी तक। मैं अभी शुरुआत में थोड़ा स्लो इसलिए भी चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमने नेशन इन दिस मंथ कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड इन दिस मंथ यस्टरडे हमने कंप्लीट किया, और अब हम लोग ये वर्ल्ड इन दिस मंथ हमने इसमें क्या पढ़ना होता है वो हम लोग देखते हुए साथ में चलते हैं। तो अब हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको शॉर्ट आउट करने का। चलिए शुरू करते हैं। तो कभी कभी कुछ फुल फॉर्म्स पूछता है। अब नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स में क्या क्या सब पढ़ना होता है ये देखना है। तो एक्रोनिम्स होता है कभी कभी, तो ये फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। जैसे ये IS4OM है, ठीक है, तो I स्टैंड फॉर इसरो, और S4 का मतलब हुआ 4 बार S, तो 4 बार S, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल, ठीक है, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्पेस सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे स्पेस मिसिंग है, स्पेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये 4 S हो गया, 1 2 3 और 1 स्पेस, ठीक है। उसके बाद क्वाड्री वायलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्वाड्री वायलेंट, ठीक है। तो इसके लिए एक वैक्सीन बनाया गया है। इनफैक्ट बनाने के लिए परमिशन दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। किसको दिया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है परमिशन, हम लोग आगे देखेंगे। उस पर नेत्र, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये देखना है। उसके बाद बहुत सारा अपॉइंटमेंट्स के बारे में रहता है, तो अपॉइंटमेंट से कैसा सवाल पूछता है ये चीज़ें हमें देखना है। सारा का सारा अपॉइंटमेंट्स नहीं याद रखना है, हमें वो चीज़ें याद रखनी है जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो अपॉइंटमेंट्स दिया हुआ है, राहुल नरवेकर इलेक्टेड एज न्यू महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। ये जनरली सवाल नहीं पूछेगा, अगर ये महाराष्ट्र का एग्जाम होता तो सवाल पूछ सकता था, फिर भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग बस देखेंगे, सरसरी निगाह से निकल लेंगे। उसके बाद परमेश्वरन अय्यर टुक चार्ज ऑफ नीति आयोग CEO। तो नीति आयोग के CEO, नीति आयोग मतलब नीति का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में जब NDA की सरकार आई थी तब इसे बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके, तो उसी के CEO बनाया गया है परमेश्वरन अय्यर को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये पूछा जा सकता है। इन्होंने ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के CEO अभी कौन है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी सवाल होता है। नीति आयोग क्या करता है, तो डेवलपमेंट ने क्या, जो प्लानिंग कमीशन करता था, प्लान बनाता था, यहाँ प्लान नहीं बनाया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें देखी जाती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चौथा सवाल जो होता है वो ये होता है कि परमेश्वरम अय्यर ने किसको रिप्लेस किया, तो अमिताभ कांत को रिप्लेस किया, इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया था। और ये परमेश्वरन अय्यर जो थे ये 81 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो ये आपसे कभी नहीं पूछेगा किस बैच के और किस स्टेट के IAS ऑफिसर हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है 3 लाइनर में कि ये पहले कौन सी मिनिस्ट्री में थे। तो ये ऐसे लिख देगा, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO बनाए गए, पहला लाइन। दूसरा लाइन, वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्रेटरी थे। उसके बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान मिशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। इनमें से तीनों सही है, ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। उसके बाद PT उषा, अय्यर राजा, V विजयनेंद्र प्रसाद एंड
वीरेंद्र हेगड़े नॉमिनेट किए गए, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन इनका हुआ है। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट होगा उसको छोड़ के चलेंगे या फिर सरसरी निगाह से देख के चलेंगे। सुधाकर धलेला ये बने हैं एम्बेसडर टू इंडिया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रॉयल किंगडम ऑफ भूटान। भूटान के एम्बेसडर बने हैं, भारत के एम्बेसडर जो भूटान में जाकर रहेंगे वो बनाए गए हैं इनको, सुधाकर धलेला जी को। और ये पहले डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे, कहाँ पे, एम्बेसी में, वाशिंगटन में। बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, जो कल हम नाम लोग डिस्कस किए थे, देखिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल लिख दिया। अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमणियन ऑफ इंडिया एज फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। अब साउथ सूडान में कोई मिशन जा रहा है तो उसके लिए ये न्यूज में क्यों आएगा, ये न्यूज में तो आएगा, मतलब ये सवाल क्यों पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या संबंध है कि हमें ये देखना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ है क्या। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो मोहन सुब्रमणियन, वो इंडिया के हैं, इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन मिशन के फोर्स कमांडर साउथ सूडान में किसे बना के भेजा गया। ठीक है, अब आपको लगेगा ये साउथ सूडान का सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। मिस्टर सुब्रमणियन जो है वो इंडियन है, इसलिए इनका नाम दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद आप आ जाइए, फॉर्मर नीति आयोग चीफ इंडिया शेरपा फॉर G20। तो पहले कौन थे, अभी कौन बने, परमेश्वरन अय्यर। उसके पहले कौन थे, तो अमिताभ कांत। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए डिस्कशन जरूर कीजिए, बिना डिस्कशन का बेनिफिट नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो डिस्कशन जरूर कीजिए। अभी हमको देखना है कि पहले थे अमिताभ कांत CEO, अभी बन गए परमेश्वरन अय्यर। उनको जो अमिताभ कांत थे उनको क्या बनाया गया, इंडिया का शेरपा बनाया गया G20 समिट के लिए। तो 2023 में इंडिया में G20 समिट होने वाला है, उसमें अमिताभ कांत को शेरपा बनाया गया। शेरपा मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो गाइडिंग पर्सन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट को गाइड करेंगे। और ये शेरपा वर्ड है तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि नेपाल से लिया गया है। इसके पहले ये कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के पास था शेरपा वाला काम। तो ये थे। उसके बाद आप ये से ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि G20 लीडर समिट जो होगा वो 2023 में इंडिया में होगा। फर्स्ट टाइम G20 समिट होने वाला है इंडिया में, ये याद रखिएगा। तो पूछ देगा कि पहली बार G20 समिट किस देश में होने वाला है, पहली बार। ठीक है, उसमें इंडिया ही होगा। अच्छा ऐसे बोलिए कि इंडिया में पहली बार G20 समिट कब होगा या कब हुआ, तो हुआ नहीं, होगा 2023 में होगा। ठीक है, या फिर इंडिया में G20 समिट कब होगा, या G20 समिट कहाँ पे होने वाला है, या G20 समिट के बारे में हम लोग कल बहुत डिटेल डिस्कस किए थे, तो वो ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि G20 समिट से वैसा सवाल पूछा जाता है G20 फोरम से। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाइए, आशीष कुमार चौहान अपॉइंटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज CEO, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO बनाए गए आशीष कुमार चौहान। दैट सीट इतना याद रखिएगा, इसके अलावा इसमें बहुत कुछ नहीं है। उसके बाद पीयूष गोयल जी अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। तो लीडर ऑफ हाउस एनडीए की सरकार है, और लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में कौन है, पीयूष गोयल है। बस उसके बाद रेजिग्नेशन में तो आप लोग इसको जानते हैं, बस जनरल नॉलेज के लिए समझ लीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछने वाला इससे, मैं बताता चलूँगा कि किस तरह का सवाल। आप एक पैटर्न पकड़ पाएंगे कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि वही एग्जाम हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे सवाल बनता है वो पॉलिटिकल सवाल था, इसलिए सवाल वहाँ से बनने का चांसेस लगभग नहीं है। यहाँ से भी नहीं बनेगा। नरेंद्र बत्रा रिजाइंड फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आप कहिए, वहाँ से रिजाइन दिए, बस बात खत्म। इसके अलावा बंगाली फिल्म डायरेक्टर तरुण मजूमदार पास्ट अवे इन कोलकाता। कभी कभी इस तरह का सवाल छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ देता है, मतलब जैसे BPSC जैसे एग्ज़ाम में तो मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि तरुण मजूमदार मर गए, हाल ही में तरुण मजूमदार गुजर गए, वो क्या थे या किस लिए फेमस थे। तो ही वॉज अ बंगाली फिल्म डायरेक्टर
तो इस तरह से कभी कभी पूछता है, लेकिन जनरली नहीं पूछता, कम से कम बीपीएससी में तो नहीं पूछेगा, बाकी छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक देख के रखना है। बाकी ऐसा जो इधर है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो इम्पोर्टेंट हो। इसमें डेथ की बात हम लोग कर रहे हैं, जो डेथ हो गया जो इम्पोर्टेंट कुछ पर्सन्स का। उसके बाद आप आ जाता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अवार्ड एंड ऑनर्स। इससे सवाल रहता है और अच्छा खासा सवाल रहता है, और तब सवाल ज़्यादा हो जाता है जब, या चांसेस ज़्यादा हो जाता है पूछने का, जब कोई बड़ा इवेंट का अवार्ड फंक्शन होता है। तो ये देखिए, ये है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। जाहिर सी बात है ये इम्पोर्टेंट है। सिन्नी शेट्टी जो कर्नाटका की हैं, हालांकि मुंबई में पली बड़ी हैं, लेकिन कर्नाटका इनका होम स्टेट है, इसलिए इन्होंने कर्नाटका से ये किया। और VLCC फेमिना मिस इंडिया जो कि हुआ था कहाँ पे, कन्वेंशन सेंटर, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था। तो ये इवेंट कहाँ हुआ था, कभी कभी ऐसा ही पूछता है कि सिन्नी शेट्टी, ऐसे पूछ देगा कि सिन्नी शेट्टी जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बनी, वो इवेंट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो आपको मुंबई में हुआ था, वो याद रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नाम हम याद रखते हैं लेकिन कहाँ हुआ था ये याद नहीं रखते, तो ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है मुंबई में, याद रखिएगा कि मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो यही जब जाके अब ये वर्ल्ड के फोरम पे जाके रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को मिस वर्ल्ड के लिए, मिस वर्ल्ड के स्टेज पे। उसके बाद रनर अप वगैरह का सवाल नहीं पूछता है। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट वहाँ से जब भी नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, नेशनल फिल्म फेस्ट अवार्ड जो ये है, ये से सवाल रहता ही रहता है। अब चूंकि क्वेश्चन बहुत पहले सेट होगा तो हो सकता है कि नहीं होगा जुलाई से पहले, लेकिन अगर जुलाई में क्वेश्चन सेट हुआ होगा तो डेफिनेटली इससे एक सवाल या दो सवाल डाला गया होगा, एक तो पक्का डाला गया होगा। इसमें अनाउंस किया गया सोराराई पोत्रू विंस बेस्ट मूवी ऑनर। बेस्ट मूवी का जो ऑनर मिला वो किसको मिला, सोराराई पोत्रू को। अब ये नाम भी पूछ सकता है, उसके बाद बोलेगा किस लैंग्वेज में मिला, उसके बाद बोलेगा उसका लीड एक्टर कौन था। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौवा अवार्ड था, नेशनल फिल्म अवार्ड कौवा था, तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड था, ये याद रखिएगा 68, ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है सोराराई पोत्रू तमिल मूवी है। ठीक है, तो सोराराई पोत्रू को दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट मूवी का ऑनर दिया गया, वो किस लैंग्वेज में है, ऐसे ही पूछ देगा तो तमिल लैंग्वेज में है, यह याद रखना है। तो इस तरह से सवाल बनाना होता है। क्या होता है कि कंटेंट दिया हुआ रहता है और हम लोग पढ़ के चले जाते हैं। देखिए कंटेंट दो तरह से होता है, मेरी बात अगर अभी तक वीडियो देख रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। कंटेंट दो तरह का होता है, एक तो जैसे ये स्टोरी टेलिंग टाइप का है, ठीक है, एक होता है वन लाइनर, एक लाइन में लिख दिया गया सोराई पोत्रू विन बेस्ट मूवी ऑनर इन नेशनल फिल्म अवार्ड 68 नेशनल फिल्म अवार्ड में इसे दिया गया। ठीक है, ये एक लाइन का सवाल है। दूसरा लाइन का सवाल है कि तमिलनाडु लैंग्वेज में नेशनल फिल्म अवार्ड को बेस्ट ऑनर, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, बेस्ट ऑनर दिया गया किसको, मूवी को। वो मूवी का लैंग्वेज जो था वो तमिल था। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये स्टोरी वाली आ जाएगी, मुझे पसंद है ये स्टोरी वाली। होता क्या है कि स्टोरी वाली से आपको समझ आता है, आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरी खोजता है, और स्टोरी जब होती है तो वो उसे कोरिलेट करके याद रखने की कोशिश करता है। एक्चुअली याद नहीं रखता, वो कोरिलेट करके रखता है। तो याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू की चीज़ें कोरिलेट करके आप अपने दिमाग में उसको रख ले। तो ये स्टोरी वाली चीज़ें अच्छी होती है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि आर्टिकल पढ़ा जाए, न कि वन लाइनर आंसर और क्वेश्चन पढ़ा जाए। चलिए, हालांकि वो लास्ट मिनट रिविजन जब आप ये पढ़ लेते हैं तो लास्ट मिनट में रिवीजन करने के लिए उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का समरी होता है। तो जब आपको चीज़ें पहले से पता होती है तो एक समरी। चलिए, तो ये तमिल मूवी है, ठीक है, और ये डायरेक्टर था सुधा कोंगारा। ये तीन चीज़ इस मूवी से संबंधित है। सोराराई पोत्रू, उसके बाद तमिल मूवी है, और डायरेक्टर इसे सुधा कोंगारा थे। ठीक है ना। बेस्ट फीचर फिल्म मूवी का अवार्ड इसे मिला है। ये लाइन यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप आ जाइए, बेस्ट है यहाँ पे जो समरी दिया हुआ है इसको आप देख लीजिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोराराई पोत्रू तमिलनाडु में सुधा पोत्रा को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सूर्या को गया इसी मूवी के लिए, एंड अजय देवगन को तानाजी के लिए गया। ठीक है ना। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड में दो हीरो हैं, एक सूर्या है जो सोराराई पोत्रू के लिए है, और अजय देवगन है जो तानाजी के लिए, जो हिंदी में था, सोराराई पोत्रू तमिल में था।
बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें तो सोरा रिपुत्रु की हीरोइन है अपर्णा बाला मुराली, ठीक है। बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो सचिता नंदन KR फॉर AK अय्यप्पनम कोसियुम मलयालम मूवी के लिए डायरेक्शन का दिया गया। उसके बाद और भी बहुत सारा इसमें अवार्ड्स है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। हालांकि एक नज़र आप जरूर देख लीजिएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। बेस्ट चिल्ड्रेन मूवी सुमी मराठी में डायरेक्टेड बाय अमोल बसंत गोले, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन तलेदंगा बिहेडिंग ऑफ अ लाइफ कन्नड़ मूवी है, डायरेक्ट किया प्रवीण कृपाकर। ये याद रखेंगे कि बेस्ट मूवी ऑन इन्वायरमेंट ये पूछता है नेशनल अवार्ड में, या तो बेस्ट फीचर फिल्म पूछेगा, या फिर बेस्ट मूवी और इन्वायरमेंट पूछ देगा, या अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, ये तानाजी है। ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डिब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, मंडेला फिल्म तमिल में है, ये डायरेक्टेड बाय मदन आविश। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट फीचर फिल्म याद रखिए, और ये जो टिक लगाए हुए हैं वो सब चीज़ें याद रखिए। नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो बेस्ट नरेशन ये सब चीज़ें हैं इसमें दिया हुआ, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाइए, दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह फैसिलिटेटेड विथ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। अब देखिए ये 21 और 22 में भी कंफ्यूजन होता है, क्या करेगा कि यहाँ पे लिख देगा 2022, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा फटाक से 2021। अब आपको जब आप सवाल फ्रेम कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं तब आपके दिमाग में नहीं आता है 2021 और 22, लेकिन इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं ये बताता हूँ कि 2021 और 22 और 20 में डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, आप ये याद नहीं रखेंगे 2020 का है, 2021 का है, 2022 का है, लेकिन सवाल ऐसे ही पूछेगा 2022 में किसे दिया गया, जबकि 2022 का तो अवार्ड ही नहीं दिया गया, अभी 2021 का ही भी चल रहा है, ये बैक में चल रहा है, बैकलॉग में चल रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नर भागवत सिंह खोशियात्री प्रेजेंटेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 टू एक्टर एंड यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट दिया मिर्जा। अब यूएन का गुडविल एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट कौन है, दिया मिर्जा है। एंड यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड अफरोज शाह एट राजभवन, ठीक है, ये याद रखेंगे। यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट कौन है, दिया मिर्जा, और उनको अवार्ड दिया गया मदर टेरेसा का, और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया, और यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्डी हैं अफरोज शाह राजभवन में, इन दोनों को मिला के दिया गया अवार्ड, ठीक है ना। तो ये जो एफर्ट लगाई अफरोज शाह, जो एफर्ट लगाए, इनको दिया गया कि बीच की क्लीनिंग करने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया, और दिया मिर्जा को दिया गया कि इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, ध्यान रखेंगे 2021 दिया मिर्जा और मिस्टर अफरोज शाह को दिया गया, ठीक है। किस लिए दिया गया, कहानी बता दिए, याद रहेगा। उसके बाद आता है कमिटी, पैनल, कमीशन, कभी कभी अच्छा आर्टिकल आता है। अभी वो ऐसा अच्छा आर्टिकल मतलब वो आर्टिकल मेरी समझ से जो जिससे सवाल पूछा जाता है मैं उसको अच्छा आर्टिकल मानता हूँ, मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में, जहाँ से हमारी सवाल बनती है, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ये सवाल हरियाणा में पूछा जा सकता है लेकिन बिहार में एक्सपेक्टेड नहीं है। उसी तरह से ये उत्तराखंड में पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे इंडिया में लगने की बात चल रही है, तो शायद ये पूछ दे कि कौन सा स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने की बात कर रहा है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन 27 मई 2022 amended the 5-member committee for preparing a draft for implementation of, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चूँकि इंडिया में लगने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस स्टेट ने कमेटी बनाई है, तो उत्तराखंड ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ डिलीवर्ड द इंफ्रारेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट यूनिवर्स। अब ये नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। जेम्स वेब क्या है, तो स्पेस का टेलीस्कोप है, किसका है, तो नासा का है। उसने इंफ्रारेड इमेज भेजा है, डिस्टेंट मतलब कि बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर के यूनिवर्स का फोटो भेजा है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है सो भेजा है,
ठीक है। और इसके अलावा इसमें हम लोग कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं। इसके सवाल हमने ये भी देखना है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें वो चीज़ पढ़ के जानी है जो मोस्ट प्रोबेबल सवाल आए। रसिया एडवांस लेजर सिस्टम कलीना डेट कैन ब्लाइंड एनिमी सैटेलाइट। अब रसिया में एक सैटेलाइट बना रहा है, इनफैक्ट बहुत सारा सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग पढ़ लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कहानी ये है कि मॉस्को जो है, मॉस्को मैं जब बात कर रहा हूँ, जब मैं वाशिंगटन की बात कर रहा हूँ, जब मैं न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो आप ये समझना कि मैं रसिया की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की और मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर कंट्री कैपिटल की बात कर रहा हूँ, मतलब उसके देश की बात कर रहा हूँ। तो मॉस्को यानी कि रसिया ऐसा, ये क्या बोलते हैं कि एक लेज़र सिस्टम बना रहा है जिसका नाम कलीना है। इनफैक्ट और भी सारे ये लेज़र सिस्टम बना रहा है, ठीक है। कलीना वन ऑफ देम है। तो एक्चुअली ये 3 लेज़र सिस्टम बना रहा है, यहाँ पे लिखा होगा 3 लेज़र डेजलर्स। ये यूज़ किया जाएगा कि जब भी रसिया के ऊपर से कोई सैटेलाइट गुजरेगा, ठीक है, तो उसके सेंसर को ये डैमेज कर देगा अपने स्ट्रॉन्ग बीम से, लेज़र बीम से डैमेज कर देगा, तो उसको ब्लाइंड कर देगा। तो वो रशिया को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। और वो किस सैटेलाइट की बात कर रहा है? एनिमी सैटेलाइट, जो दुश्मन कंट्री का सैटेलाइट है। आप बात समझ गए कौन सा कंट्री है जो ऐसा सिस्टम बनाया है, लेजर सिस्टम, जो कि दुश्मन के सैटेलाइट को ब्लाइंड कर दे? रशिया, ठीक है। लेजर से कौन से सिस्टम के थ्रू रसिया ने दूसरे दुश्मन के सैटेलाइट को ब्लाइंड करने का एक सिस्टम बनाया है? तो लेजर बेस्ड सिस्टम है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, जो IS-4OM की बात हम कर रहे थे, IS-4OM यहाँ पे आ गया। और आपको पता होगा कि IS-4OM का फुल फॉर्म क्या है, यहीं पे आपको दिया हुआ है। और ये हमने पहले में शुरुआत के वीडियो में बताई थी, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद इलोन मस्क का जो SpaceX है, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया। पिछले बार 31 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, इस बार 32 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। ये सब सवाल नहीं बनता है BPSC या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मैडन फ्लाइट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। और सबमरीन IS सिंधु ध्वज डीकमीशन हो गया, ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पे डिफेंस से संबंधित है तो दे दिया है, डिफेंस संबंधित एक चीज़। और 4th P-17A स्टील फ्राइगेट दूनागिरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कब? नेशन इन दिस मंथ में, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी नाम देख लीजिएगा, याद रहेगा। और पहला वीडियो भी जरूर दिखेगा, इनफैक्ट पूरा सीरियल नंबर से वीडियो देखिएगा तो आपको। रेमपैक्ट इंडिया पार्टिसिपेट किया, रिम ऑफ पैसिफिक जिसकी बात हम कर रहे थे, और US ने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये नेवल एक्सरसाइज है जिसमें 26 कंट्री लगभग पार्टिसिपेट करता है, जिसका डिस्कशन हम लोग वर्ल्ड इन दिस मंथ में कर चुके हैं। तो दिस इज अगेन ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड टॉपिक, लेकिन फिर भी एक तरह से रिकॉल हो जा रहा है, आपका रिवीजन हो जा रहा है। उसके बाद देखिए रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट वाज डिक्लेयर्ड कमर्शियल ऑपरेशन ऑन जुलाई 1, 2022। तो ये तेलंगाना में है। रामागुंडम NTPC का प्रोजेक्ट है जिसमें 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। रामागुंडम, ये याद रखेंगे किसका प्रोजेक्ट है, और ये सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद रथ यात्रा निकलता है, कहाँ निकलता है? उड़ीसा में निकलता है, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के उसमें निकलता है। बस इसके अलावा और जो G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग था जो बाली में हुआ था, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ दिया हुआ है, जस्ट रिकॉलिंग हो रहा है आपका। बस ध्यान रखेंगे, फर्स्ट I2U2 मतलब आप समझ रहे हैं, I मतलब इंडिया, I मतलब इजराइल, U मतलब UK, यूनाइटेड स्टेट, U मतलब UAE, मतलब 2I 2U। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नो मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। उसके बाद इंडिया और नामीबिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रीइंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन इंडिया। इंडिया में ये 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। क्या? तो चीता जो जानवर है वो एक्सटिंक्ट हो गया था। तो इंडिया ने नामीबिया के साथ एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। उसके तहत इंडिया अफ्रीका से
क्योंकि नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीका से चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट MOU साइन किया है जिसके तहत चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, तो अफ्रीकन कंट्री है और उसका नाम है नामीबिया। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा कि चीता इंडिया में कब एक्सटिंक्ट हो गया था, तो 1952 में हो गया था। उसके बाद आपका आर्कियोलॉजी में कुछ खास नहीं है। मेडिसिन में जो वही QHPV का फुल फॉर्म लोग देख लेते हैं। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो बनाएगा, सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ये ड्रग, और ये ड्रग कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव कर दिया, मार्केट ऑथराइजेशन दे चुका है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो ये कौन बनाएगा? पहली बात, फुल फॉर्म क्या है हम लोग फुल फॉर्म देख चुके हैं, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, हाँ, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है, अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये हो गया फुल फॉर्म। उसके बाद कौन बनाएगा? ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड कंपनी है, ये बनाएगी, और इससे वैक्सीन बनने से सर्वाइकल कैंसर का जो चांसेस होता है वो कम हो जाएगा। उसके बाद ये एक साउथ का फ्रीडम फाइटर का मूर्ति है, अलोड़ी सीतारमन राजू की मूर्ति, 30 फीट की टॉल ब्रोंज की स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हम लोग वही चीज़ देखते चलेंगे थोड़ा फास्ट, इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। ICMR VCRC डेवलप बैक्टीरिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू कंट्रोल डेंगू। तो डेंगू को कंट्रोल करने के लिए ICMR और VCRC याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दोनों मिलके बैक्टीरिया डेवलप किया है। और बैक्टीरिया W मेल है और WAL BB है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया एडिस एजिप्टी मॉस्किटो में दिया जाएगा और उससे डेंगू का कंट्रोल हो पाएगा। इसके अलावा जो है वो इस तरह का कुछ खास नहीं है जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। माउस का क्लोन बनाया गया है फ्रोजन सेल से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रहना चाहिए। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, रीडिंग जरूर मार लीजिएगा, ताकि दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा रहे। MIT के जो साइंटिस्ट हैं, MIT अमेरिका वाली बात कर रहा हूँ मैं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT UA, उसमें कहा है कि स्पेस बबल बना देंगे तो सोलर रेडिएशन जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। ब्राज़ील कंट्री जो है उसके साइज़ का स्पेस बबल बनाने की बात कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो दिया है उन्होंने दिया है MIT के साइंटिस्ट ने। और इससे अगर कहता है कि अगर 1.8% भी अगर बबल डिफ्लेक्ट कर दे इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस को अर्थ पर पहुंचने से पहले, तो क्या होगा कि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स कर सकते हैं। और ये उसे यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा जहाँ पे कि सन और अर्थ का जो ग्रेविटी है, जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि पुल दोनों में से किसी का इस पे काम नहीं करेगा, तो ये आसानी से इंस्टॉल किया जा सकेगा, मतलब वहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड 10th यूनिक इमीएम नेगेटिव ब्लड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग वो सब चीज़ें देखेंगे। गुलुंग स्ट्रीट व्यू गूगल आने वाला है मैप। उसके बाद इन्वायरमेंट की अगर बात करेंगे तो 5 मोर इंडियन वेटलैंड गेट इंटरनेशनल टैग ऑफ रामसर साइट वेस्ट एशिया में है। और ये कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसमें वेटलैंड के बारे में कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और ये वेस्ट एशिया में पड़ता है। अब ये साइट टोटल हो गया है 54, ये 5 मोर साइट ऐड किया गया है। उस साइट का नाम याद जरूर रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है किसी न किसी एग्जाम में, खासतौर पे इतने बड़े एग्जाम में तो पक्का पूछने का चांसेस है। काड़ी किली बर्ड सेंचुरी, पालीकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट एंड पीचावरनम मैंग्रोव इन तमिलनाडु एंड साक्य सागर इन मध्य प्रदेश एंड पाला वेटलैंड इन मिजोरम। तो पूछ देगा साक्य सागर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में वेटलैंड है। पाला वेटलैंड कहाँ है, तो मिजोरम में है। उसी तरह से ये काड़ी किली बर्ड सेंचुरी, पालीकरानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट एंड पीचावरनम मैंग्रोव, ये तीनों का तीनों तमिलनाडु में है। तो 3 तमिलनाडु में होगा, 1 MP में हो गया और 1 मिजोरम में हो गया, 5 हो गया।
उसके बाद आप आ जाइए, राजस्थान में बहुत बड़ा यूरेनियम का डिपॉजिट पाया गया है, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2021 में कजाकिस्तान रहा है, जो 45% ऑफ यूरेनियम का प्रोडक्शन किया है वर्ल्ड सप्लाई का। उसके बाद नामीबिया किया है और कनाडा किया है। जनरली कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ही इस पाइपलाइन में रहता है, लेकिन ये इसमें इस बार जो है वो कजाकिस्तान 45%, नामीबिया 12% और 10% पे वर्ल्ड में कनाडा पहुंचा है। उसके बाद आप फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट कहाँ हुआ? इंडिया का पहला, याद रखेंगे, बस दिल्ली में हुआ, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद एंड केरला ऑन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस का नाम जहां आ रहा है वहां पे अहमदाबाद सिटी गुजरात का और स्टेट ऑफ केरला। टाइम मैगजीन ऑफ एमॉन्ग 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर। डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर मतलब वर्ल्ड में 50 मोस्ट मतलब जो अपर लिस्ट में जो फर्स्ट 50 जगह हुआ है जो कि एक्सप्लोर किया जा सके, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसमें इंडिया के 2 जगह हैं, अहमदाबाद सिटी और दूसरा केरला स्टेट, ठीक है। इसमें बीचेज है, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को, एंड दैट्स, इसमें चीज़ें इस तरह से है। उसके बाद कुछ बुक्स का रिव्यू है, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई बुक्स इसे पूछने वाला है बीपीएससी में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप ध्यान रखेंगे कि सितंबर महीना है तो सितंबर से संबंधित डेट्स होंगे और एग्ज़ाम भी सितंबर में होने वाला है, तो शायद इसमें से पूछ दे, इसमें से बहुत सारा चीज़ें याद होगा। टीचर्स डे आपको पता है किसके डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है, ये पूछ देगा टीचर्स डे, ये नहीं पूछेगा कि 5 सितंबर होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। उसके बाद हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर्स डे, सोशल जस्टिस डे, अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो साथ में फॉरगिवनेस डे है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वर्ल्ड एंड एल्जाइमर डे है सितंबर 27 को है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, दैट्स इट। तो ये आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है रीजनल न्यूज मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में जो डेवलपमेंट का काम होता है, तो वैसा रीजनल न्यूज नहीं जिसका नेशनल लेवल पे जिसको स्टडी किया जा सके, वैसे न्यूज़ को इसमें ऐड किया जाता है। वरना स्टेट का तो बहुत सारा अपना न्यूज़ होता है, जैसे हम लोग बिहार का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ये उस तरह का नहीं है, लेकिन हाँ इस लेवल का जरूर है कि दूसरे स्टेट्स को भी जानना चाहिए, कभी कभी नहीं भी जानना चाहिए होता है। हम लोग वही चीज़ देखेंगे जो हमारे स्टेट से या हमारे एग्जाम से कंसर्न रखता हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सारे स्टेट्स की चीज़ें देख लेंगे, सब्जेक्ट टू कि अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखेंगे कि पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपके पास बच जाएगा क्या, आपके पास सिर्फ स्पोर्ट्स बच जाएगा, मेमोरेबल पॉइंट्स बच जाएगा और इकोनॉमिक सिनेरियो बच जाएगा। इकोनॉमिक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो बच जाएगा, वो हम लोग एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मैं बोर्ड पे क्लासरूम में कोचिंग में जब पढ़ाता था तब भी मैं 3 घंटे में 1 महीने का पीडी ख़त्म करता था। ये थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़ रहा है क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बैठे हो, तो चीज़ों को थोड़ा बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझाते चलो कि आपको पढ़ना कैसे है। वहाँ पर मुझे ये नहीं समझाना होता है, बोर्ड पर जब मैं पढ़ाता था तो मुझे ये नहीं समझाना होता था कि आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैं कंटेंट्स प्रोवाइड करता था। यहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको पीडी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या पढ़ना है। चलिए, हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल इक्विप्ड विथ VLTD विथ ERSS, मतलब कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जिस कमर्शियल व्हीकल में है उसको ऐड कर दिया किसके साथ, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ। और ये कौन सा स्टेट किया, हिमाचल प्रदेश। अब इससे क्या होगा, कोई भी व्हीकल को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद KP कुमारन गेट्स केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड JC डेनियल अवार्ड, ठीक है। उसके बाद बस इसमें इसी तरह से आपको समझना है, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये दूसरे स्टेट्स का है, उतना ही चीज़ें याद रखनी है। अब डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो राजस्थान में लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर लॉन्च किया गया, पंचायती राज भी पहली बार राजस्थान में लॉन्च किया गया था और डिजिटल लोक अदालत भी पहली बार राजस्थान में लॉन्च किया है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है।
तो एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, फुल फॉर्म याद रखिएगा नालसा का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। चेयरमैन उदय उमेश ललित, इनका भी नाम याद रखिएगा, चेयरमैन कौन है, उदय उमेश ललित। ड्यूरिंग 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट हेल्ड इन जयपुर राजस्थान। ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट कहाँ हुआ था, ये भी सवाल पूछ देगा, तो हुआ था जयपुर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी बनाया है ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी है जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी इसका नाम है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये आपका हो गया आपका फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत किस स्टेट में लॉन्च किया गया या कहाँ लॉन्च किया गया, तो जयपुर में राजस्थान में लॉन्च किया गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल और सिक्किम इंक न्यू रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। इसमें समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम में, जैसे हम अभी बिहार में है, यूपी में चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल में कार लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं जाया जा सकता है कि कोई सिक्किम की गाड़ी है पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं घूम सकती है, उसका एक लिमिटेशन है। और वेस्ट बंगाल की गाड़ी भी जो है या फिर किसी दूसरे स्टेट की भी गाड़ी है तो सिक्किम में हर जगह नहीं घूम सकती, उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन उस लिमिटेशन को और कम करते हुए इसको एग्रीमेंट हुआ है। एज पर एग्रीमेंट ऑल बंगाल परमिट फॉर सिक्किम व्हीकिल एंड ऑल सिक्किम परमिट फॉर बंगाल व्हीकिल एक्सेप्ट फॉर रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एरिया विल बी इशूड टू फैसिलिटेट व्हीकुलर मूवमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट। बंगाल व्हीकिल had previously been granted permit for effective movement along Gangtok, Namchi and Peling, while vehicle from Sikkim received license to operate along कालीपोंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी। तो ये था पहले, अब इसे स्ट्रक्चर को चेंज करके और ये बना दिया गया कि अब इससे ज़्यादा दूर भी जाया जा सकता है प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व एरिया को छोड़ के। उसके बाद आपका आ जाता है पार्ट स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। मुझे लगता है कि वो जो मैं बता रहा था ना कि जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था तो 3 घंटे में पीडी खत्म करता था, लेकिन वहाँ पे मुझे ये नहीं बताना होता था कि आप कैसे पढ़ोगे। आप अभी जैसे मैं स्पोर्ट्स शुरू अगर कर दूँ तो स्पोर्ट्स में मुझे 20 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा इस बात के लिए लग जाएंगे स्पोर्ट्स में पढ़ना क्या होता है, क्योंकि हर महीने इतना स्पोर्ट्स होता है। और ख़ासतौर पर क्रिकेट तो ही मत पूछो भाई, मतलब रोज़ हो जाता है। क्या मतलब यार, कितने मैच को याद रखोगे आप। अभी तो हो रहा है एशिया कप, अभी 2 महीने के बाद कोई एग्ज़ाम होगा उसमें पूछ सकता है एशिया कप। लेकिन नहीं, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि हमारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन कवर हो जाए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें ध्यान देना है। पढ़ना सब कुछ है लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हम वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं स्पोर्ट्स, और उसके बाद हमारा थोड़ा सा बच जाएगा मेमोरेबल पॉइंट्स को तो मैं वैसे ही कर दूंगा। आप लोगों को रिवीजन है और इकोनॉमिक सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पटुक्ता दर्पण जो होता है वो मैं ख़त्म करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आ रही होगी, तो यार लाइक जरूर कर दियो और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर करने से क्या होता है, अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हो और वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग देखेंगे और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन जरूर करिए, क्योंकि बिना डिस्कशन का करंट अफेयर्स पर कमांड करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। तो डिस्कशन अगर संभव है तो जरूर 1 दोस्त 2 दोस्त 3 दोस्त के साथ मिलके कीजिए, नॉट मोर देन 3, यानी कि 4 से ज़्यादा का बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। लेकिन डिस्कशन जरूर कीजिए, चाहे सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लाइक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन डिस्कशन जरूर कीजिए। लेकिन लाइक कर देने में कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, हमें इंकरेजमेंट मिलती है। तो प्लीज़ डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद।